नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्रीलिम्स 2024 के करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2023 इस माह के अंतर्गत जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत जो टॉपिक्स सुर्खियों में थे, उनमें से महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे उन पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे और उन पे कैसे संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण थे। उनमें पहला जो कहें तो एक रिपोर्ट्स था, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट्स क्या थी? तो ये थी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट। ये था एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट्स खासे सुर्खियों में थी। क्यों थी? तो संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP, इसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई थी, जिसके कारण से ये सुर्खियों में थी। अब इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनुकूलन संबंधी उपायों हेतु उपलब्ध वित्त से लगभग 10 से 18 गुना अधिक वित्त की आवश्यकता है। तो ये बात कही गई थी कि पहले की अपेक्षा अब फिनांस की अधिक आवश्यकता है। इसमें अधिक कह सकते हैं कि वित्त की नीड है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि अनुकूलन वित्त अंतराल में लगातार क्या है कि वृद्धि देखी जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त में से केवल 2% ही लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वलिटी है, उस पर खर्च किया जा रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कहा गया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सांस्कृतिक विरासत और देशज ज्ञान को नुकसान से संबंधित कार्य योजना की उपेक्षा की जा रही है। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी सांस्कृतिक विरासत, धरोहरें हैं और जो देशज ज्ञान है, उन पर क्या है कि विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसमें कहा गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। अगर कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की बात करें, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली जो सुझाव है वो है कि विकसित देशों को वर्ष 2025 तक अनुकूलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अपने जलवायु वित्त को वर्ष 2019 के स्तर से लगभग 2 गुना करने की आवश्यकता है। तो पहले में यानी कि पहले 2019 में जो कह सकते हैं कि क्लाइमेट फंड था, उसमें क्या है कि अब वृद्धि करने की बात कही गई है, सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बॉन्ड और बीमा जैसे जो माध्यम हैं, उनमें निजी जो निवेश हैं उसको आकर्षित करने की बात कही गई है। लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनको और वित्त पोषित करने की बात इसमें ये सुझाव दिए गए हैं। और पेरिस समझौते के तहत क्या है कि इसको और आगे बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना और इसके दिशा में और वित्तीय प्रवाह को और बढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके अलावा क्या है कि इसमें आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट जारी किया है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। तो इससे भी जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानने चाहिए, जैसे कि आखिर जो UNEP है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको साउथ अफ्रीका के जो केन्या देश है उसके नैरोबी शहर में इसका मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अग्रणी कह सकते हैं कि वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। और इसमें देखेंगे तो भारत को शामिल करते हुए इसके जो कुल सदस्यों की संख्या है वो लगभग 193 है। तो ये भी जो तथ्य हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जो छोटे एग्जाम है जैसे स्टेट PCS या जो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग अलग अलग परीक्षाएं कराती हैं, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी पर एक टॉपिक हम देख लेते हैं, एक प्रश्न कि आखिर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। तीसरा कह रहा है कि भारत इसका सदस्य
नहीं है। तो देखिए, पहले हमने बोला कि भारत को शामिल करते हुए इसके सदस्यों की संख्या 193 है। तो दूसरा जो कथन है ये गलत है, बाकी जो दोनों कथन है ये सही है। तो पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से क्या है कि पहला और दूसरा कथन यानी कि कुल 2 कथन क्या है आपके सही हैं। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा कि इनमें से बी हो जाएगा, यानी केवल 2 विकल्प ही आपके सही हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये भी एक कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट है, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट है। ये पिछले वर्ष नवंबर में काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा क्या है कि ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और अगर इस रिपोर्ट्स की जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनमें अगर हम बात करें तो एक तो पहले ही हमने देखा था पिछले ही लेक्चर में कि आखिर जलवायु वित्त क्या होता है। तो पहले हमने बताया कि एक ऐसा वित्त जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन की विभिन्न समस्याओं को उनके समाधान में क्या है कि हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो फिनांस होता है, जो वित्त होता है, उसको जलवायु वित्त कहते हैं। इसके अलावा इसमें सार्वजनिक और निजी और वैकल्पिक स्रोत से धन क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो समन संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटने की बात कही जाती है, अनुकूलन संबंधी जो भी कार्य हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लाइमेट फंड पिछले लेक्चर में हमने देखा था। इस रिपोर्ट की बात करें कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2021-22 में जो वार्षिक स्तर पे औसत जलवायु जो वित्त प्रवाह है उसमें लगभग ये क्या है कि ये लगभग पहले से 2 गुनी हो चुकी है और वर्तमान में ये लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया इस रिपोर्ट में। यही नहीं, इस वित्त में जो भी वृद्धि हुई है इसमें ये कहा गया है कि 90% जो कह सकते हैं कि इसमें जो साझेदारी है वो क्या है कि विश्व के किन देशों की है। तो इसमें चीन है, यूरोप के विभिन्न देश हैं यानी यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। फिर इसमें अगर आएंगे तो दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है, एशिया का देश भारत है और जापान है। इनकी जो साझेदारी है वो सबसे अधिक है, यानी कि कुल अगर भाग की बात करें तो इसमें लगभग 90% क्या है, इन्हीं का योगदान है। इसमें अगर बात करें तो अधिकांश जलवायु वित्त ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कुल जलवायु वित्त में क्या है कि 49% निजी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इस रिपोर्ट से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें जो बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए भी आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर ये कहें कि इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने की बात कही गई है। निजी जो क्षेत्रक हैं उनसे जलवायु वित्त के प्रवाह को बढ़ाने पर बात रखी गई है कि वो क्या करे कि जो भी निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वो क्या करे कि क्लाइमेट फंड को और इसके फ्लो को बढ़ाएं। इसके अलावा अगर देखें तो जो जस्ट ट्रांजिशन है उसकी बात कही गई है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। अनवेटेड जो फॉसिल्स फ्यूल हैं उनको चरणबद्ध तरीके से कहा जा रहा है कि समाप्त करें अलग अलग क्षेत्र, और जलवायु वित्त से संबंधित जो भी डेटा हैं उनको सर्वसुलभ किया जाए, यानी सबके लिए उसको ओपन किया जाए। एक तरह से पारदर्शिता की बात कही गई है। और इस रिपोर्ट पे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको अगर हम देखें तो प्रश्न आपके सामने है कि ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा जारी की गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार क्लाइमेट फाइनेंस का अधिकांश हिस्सा ऊर्जा परिवहन क्षेत्रक से प्राप्त हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो जो आपके विकल्प होंगे वो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। इस आधार पे आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, ये सुर्खियों में थी। कहाँ से संबंधित है? तो अगर आप जाएंगे तो एशिया का, पश्चिम एशिया में अगर जाएंगे तो यहीं पर जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, उसी के द्वारा नूर अबू धाबी सोलर प्लांट को ग्रीन ऊर्जा के प्रति राष्ट्र के लिए क्या है समर्पित किया गया, ये प्रस्तुत किया गया।
और इस आधार पर क्या है कि ये विश्व की एक बड़ी सोलर परियोजना है। इसमें अगर हम बात करें इस प्लांट के संदर्भ में, तो इसकी जो कुल क्षमता है वो 1.2 गीगावाट है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है, और इसके द्वारा क्या है कि एक बड़े क्षेत्र को कह सकते हैं कि ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी, वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा कि अन्य जो संसाधन है ऊर्जा के, उन पर जो दबाव होगा वो कम होगा। तो इस कारण से क्या है कि विश्व में इसकी चर्चा हो रही थी। इसमें भी कुछ अन्य जो बातें हम देखें, जैसे और बड़े जो सौर ऊर्जा जो प्लांट लगे हैं, अगर उन पर हम चर्चा करें, जैसे अगर भारत के जो महत्वपूर्ण सोलर प्लांट हैं वो देखें कि कौन से हैं, तो इसमें क्या है कि राजस्थान राज्य है, यहाँ पर जो भड़ला सोलर पार्क है, ये एक भारत का महत्वपूर्ण सोलर प्लांट है। इसकी जो क्षमता है वो 2.25 गीगावाट है। एक से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगे हैं, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एक सम्मिलन है, कई जो सोलर प्लांट हैं उनका एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर जाएंगे कर्नाटक में, तो यहाँ पर पगवागड़ा जो सोलर पार्क है वो देखने को मिलेगा। फिर तेलंगाना में जाएंगे तो यहाँ पे रामागुंडम जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा। यह भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। इसका क्या है कि वर्ष 2022 में परिचालन प्रारंभ हुआ था। अगला है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्या है, ये हवाई अड्डा है। तो देखिए, इससे जुड़े हुए भी छोटे एग्जामों में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये एक करंट का टॉपिक था, इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा नूर अबू धाबी सोलर प्लांट को ग्रीन ऊर्जा के प्रति राष्ट्र के समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरा कथन है, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर जो पावर प्लांट है, ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। और तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2023 में भारत के तेलंगाना राज्य में भड़ला सोलर पार्क की स्थापना की गई थी। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये क्या है कि इसकी जो इस परियोजना की जो प्रारंभ किया गया था ये 2023 में नहीं हुई थी। इस कारण से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही हैं। तो इस आधार पर कितने कथन सही होंगे, तो इसमें क्या है कि आपके जो कथन सही होंगे वो केवल 2 होंगे, और सही जो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी केवल 2 कथन ही सही हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है ग्रीन वॉशिंग। देखे होंगे कि पिछले कई सारे एपिसोड में ये जो टर्मिनोलॉजी है ग्रीन वॉशिंग, ये अक्सर सुर्खियों में था। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते आया है। इस कारण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और भारत में अगर देखें तो भारतीय जो विज्ञापन मानक परिषद है उसके द्वारा ग्रीन वॉशिंग मुक्त कहें तो विज्ञापन सुनिश्चित करने के लिए अगर हम देखेंगे तो विज्ञापन में पर्यावरणीय या ग्रीन क्लेम्स हेतु ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की गई थी। इसी कारण से क्या है कि भारत में ये ग्रीन वॉशिंग सुर्खियों में बना हुआ था। अगर बात करें कि आखिर ग्रीन वॉशिंग है क्या, पहले भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अगर एक बार फिर से देखें तो वर्ष 1986 में ये जो वर्ड है ग्रीन वॉशिंग ये खासे चर्चा में था। और सबसे पहली बार इसको किसने दिया, तो एक व्यक्ति थे जे वेस्टरवेल्ड। इन्होंने ही इस वर्ड का पहली बार इजाद किया। और ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत क्या है कि अलग अलग जो कंपनियां हैं ये अपने अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके उत्पाद होते हैं, जो इनकी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको ये क्या कहती हैं कि उनको ये पर्यावरण हितैषी के रूप में प्रस्तुत करती हैं, या ये दावा करती हैं कि उनके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो क्या है कि वो इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचा रहे। लेकिन क्या होता है कि वास्तविकता कुछ और होती है। उनके कहने के दावे के अनुरूप पूरी तरह से मामला उल्टा होता है। इसके अंतर्गत जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वो फीबिंग यानी नेट जीरो ग्रीन्स पर्यावरण अनुकूलन की बात करती हैं, वेगनेस की बात करती हैं यानी उत्पादन संबंधी जो भी अस्पष्ट जानकारी है वो इसमें जुड़ी होती है। तो इस तरह से क्या है कि विविध जो तरीके होते हैं उनका उपयोग ये कंपनियां करती हैं और इसी को ग्रीन सीन बोला जाता है।
ये भी वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि सामान्य तौर पे देखें तो ये ग्रीन वॉशिंग अक्सर चर्चाओं में रहता है, और इसमें क्या है कि कुछ मसौदे भी या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर उनकी हम बात करें कि इसमें कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो सेवा या जो उत्पाद है उनके संबंध में पर्यावरण हितैषी, संधारणी या पर्यावरण मित्र के रूप में देखें तो पृथ्वी ग्रह के अनुरूप बहुत सारे जो दावा हैं उनको अनिवार्य रूप से पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यही नहीं, पर्यावरण हितैषी दावे संबंधी जो भी विज्ञापन उत्पाद या सेवा से संपूर्ण जीवन चक्र पर आधारित होने की भी बात इसमें कही गई है। यही नहीं, संबंधित जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, उनमें उत्पादों या जो भी सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी विशेषताओं, उनके गुणों का मूल्यांकन स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसकी बात कही गई है। और किसी भी उत्पाद से, किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित जो दावे हैं वो विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए, बल्कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो क्या है कि पर्यावरण हितैषी है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। अब इसी पर अगर हम बात करें एक प्रश्न की, इसमें अगर देखिए एक चीज़ और इसमें है कि जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, इसी के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, हो सकता है इसके बारे में भी पूछ ले। तो इसकी अगर अब बात करें कि आखिर इसका गठन सबसे पहली बार कब किया गया, तो इसका गठन वर्ष 1985 में किया गया। ये क्या है कि एक स्व विनियामक संगठन के रूप में कार्य करता है। इसे विज्ञापन और मीडिया उद्योग के जो पेशेवर हैं उनके हेतु गठित किया गया था। और अगर इसके मूल उद्देश्य की बात करें कि किस उद्देश्य से भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का गठन किया गया था, किस उद्देश्य से, तो भारत में जो भी प्रसारित सभी विज्ञापनों में शालीनता, निष्पक्षता और ईमानदारी को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था। अब इसी टॉपिक पे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने ग्रीन वॉशिंग मुक्त विज्ञापन हेतु ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम ग्रीन वॉशिंग शब्दावली का उपयोग जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में शामिल है। तो ये कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट है ये भी सही आपको मिल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा ग्रीन वॉशिंग जो शब्द है ये प्रस्तुत किया गया था, दिया गया था। और तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में शामिल है। तो ये तीनों कथन सही हैं। तो इस आधार पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 3 तीनों कथन सही हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस कहें, जो भी शब्दावली है, ये सुर्खियों में थी। क्यों थी? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म नाम से क्या है एक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, रिपोर्ट्स की बात करें तो ये जो नाम दिया गया सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ये कृषि में संबंध, अनुकूलन, नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए क्या था, एक तरह से मार्गदर्शन था, एक गाइडलाइंस था। और इसमें अगर हम देखें ये जो रिपोर्ट पूरी आई, इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार जो रेत है, सैंड है और जो धूल है, डस्ट है, इससे भरी जो आंधियों का बार बार आना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के पूर्वानुमानों के अनुरूप है। यानी कि जो बार बार क्या हो रहा है कि सैंड, धूल भरी जो आंधियां चल रही हैं, ये जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव पहले से अनुमानित हैं उनके अनुरूप ही हो रहा है। और इसमें भी सैंड यानी जो रेत है और जो डस्ट है, स्टॉर्म, ये विश्व के मरुस्थली भूमि के विस्तार को भी दर्शाते हैं, या कहें कि मरुस्थली भूमि के विस्तार, शुष्कता में वृद्धि और भीषण सूखे के ये संकेत दे रहे हैं। यानी कि लगातार जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रभाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान है
उसके क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव ये होगा कि जो ड्राइनेस है, जो शुष्कता है, वो और बढ़ेगी। भीषण सूखे के चपेट में बहुत सारे क्षेत्र आ सकते हैं। और इसमें अगर बात करें कि सैंड एंड डस्ट जो स्टॉर्म है, जो तूफान, जो हवाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ये मूल रूप से अगर देखें तो मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का ही परिणाम है। पहला जो कारण है वो है भूमि उपयोग में परिवर्तन। बड़े स्तर पे मानवों के द्वारा जो भूमि उपयोग प्रतिरूप है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ये हमें परिवर्तन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो कृषि तथा वनों की जो कटाई है वो बड़े स्तर पे हो रही है, जिसके कारण क्या है कि इस तरह के जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो सैंड एंड जो डस्ट स्टॉर्म है, इनके जो प्रभाव हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसके कुछ प्रभावों की हम बात करें तो देखिए, यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से ये 11 को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर बात करें तो सभी प्रकार के गरीबी को समाप्त करने में, भूख को खत्म करने में, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली के संदर्भ में, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ जो ऊर्जा है, अच्छे कार्यों में, आर्थिक विकास से संबंधित उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, टिकाऊ शहर समुदाय, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे जीवन और जमीन पर जीवन, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ये प्रभावित कर रहे हैं। ग्लेशियर पर धूल जमा होने से जो उष्णता है उसका प्रभाव और बढ़ जा रहा है। बर्फ के पिघलने की जो दर है वो बढ़ती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सैंड जो ब्लास्टिंग है, इसकी वजह से पेड़ पौधों और कृषि उपज को बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत सारे जो प्रभाव हैं, और इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो इस रिपोर्ट्स में बहुत सारी सिफारिशें दी गई। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की बात करें तो जल और भूमि का संधारणी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मृदा के स्थिरीकरण हेतु संरचनात्मक जो उपाय हैं उनकी बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया कि विंड ब्रेक का निर्माण किया जाए, यानी कि हवा को रोकने के लिए अलग अलग जो उपाय किए जा सकते हैं। जैसे वहाँ अगर ग्रीनरी या बड़े बड़े जो पेड़ पौधे अगर उगाते हैं तो उससे जो तीव्र हवा का प्रभाव होता है उसका जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है, या यानी कह सकते हैं कि वनीकरण को और बढ़ावा दिया जाए, कृषि जो वानिकी है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म से प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं मैपिंग करना भी महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस को और पहले की अपेक्षा मजबूत बनाया जाए तो इसके जो प्रभाव हैं उनको कम किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इसमें अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पे इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए। जैसे वर्ष 1994 में यूएनसीसीडी के द्वारा ये अपनाया गया और 2019 में यूनाइटेड नेशंस कोएलिशन ऑन कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म पहल की शुरुआत की गई। तो देखिए, इस तरह के जो अलग अलग प्रयास हैं वो किए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि भारत के स्तर पे कौन से प्रयास किए गए हैं तो अरावली जो श्रेणी है, जो रेंज है अरावली, उसके चारों ओर बफर जोन बनाने हेतु अरावली हरित दीवार परियोजना की शुरुआत की गई है। यही नहीं, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन भी शुरू किया गया। तो ये क्या है कि भारत के स्तर पे भी इस तरह के प्रयास किए गए। अब इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2023 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म विश्व में मरुस्थलीय भूमि के विस्तार, शुष्कता में वृद्धि और भीषण सूखे का संकेत है। और तीसरा कथन है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावित करता है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो दूसरा है और जो तीसरा है ये दोनों कथन सही है और वो पहला है वो कथन गलत हो जा रहा है। तो इस आधार पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लाल चंदन पिछले नवंबर माह में काफ़ी सुर्खियों में ये बना हुआ था। तो क्यों बना हुआ था, तो जो साइट्स है इसकी अस्थाई समिति की जो 77वीं जो बैठक है इसमें रेड सैंडर्स को रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से हटाया गया। और इस कारण से क्या है कि ये सुर्खियों में था और इससे उगाने वाले जो भी किसान हैं उनका जो वैध व्यापार है उसको ये कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये कार्रवाई की गई। इसमें भी अगर हम बात करें कि जो ये आरएसटी है
आखिर ये क्यों चर्चा में रहता है, यानी कि जो बात करें कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है, ये है क्या? तो साइट्स के द्वारा अपनाई गई वे प्रक्रियाएं जिसमें पादपों और जंतुओं के निर्यात पर नज़र रखी जाती है कि किस स्तर पे इनका आयात निर्यात हो रहा है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो भी अस्थाई समिति है वो विभिन्न देशों के द्वारा प्रजातियों के निर्यात में जो कहें तो साइट्स के जो नियम है उनके पालन की क्या करती है, जांच करती है। और यही नहीं, अनुपालन नहीं करने की स्थिति में क्या है कि उन पर कार्रवाई भी करती है। तो ये क्या है कि इसके द्वारा ये कुछ किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि भारत में लाल चंदन के संदर्भ में कि आखिर जो लाल चंदन है ये है क्या, तो ये एक वनस्पति प्रजाति है और मूल रूप से क्या है कि अगर अपने देश में आएंगे तो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है इसके पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहीं पर क्या है कि इसके बहुत सारे जंगल देखने को मिलते हैं। और इसमें भी बात करें कि आखिर इसके लिए अनुकूल दशाएं क्या है, तो लाल चंदन के विकास के लिए क्या है कि जो रेड सॉइल होती है, जो लाल मृदा होती है वो अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर क्या है कि इनके विकास के लिए गर्म और शुष्क जो क्लाइमेट होता है वो भी क्या है वो अनुकूल होता है। और इसमें अगर देखेंगे तो ये वैसे क्षेत्र में विकसित होते हैं जहाँ चट्टानी और कहें तो निम्नीकृत प्रतिभूमि होती है, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी मात्रा में विकसित होते हैं। और इसमें अगर हम इनके स्टेटस की बात करें कि इनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो IUCN है उसकी जो रेड लिस्ट है, लाल सूची है, उसमें ये किस श्रेणी में है, तो उसमें ये लुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। अब इसी पर ये जो टॉपिक है इस पर अगर हम एक प्रश्न देख ले, प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो लाल चंदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में साइट्स की अस्थाई समिति ने लाल चंदन को रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से हटाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड में पादपों एवं जंतुओं के निर्यात पर नज़र रखी जाती है। तीसरा कथन है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में रखा गया। फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि केवल 2 ही कथन सही है, बाकी एक गलत हो रहा है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण था, ये क्या है कि नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। ये क्या है कि एक मेढक की प्रजाति है, ये काफ़ी सुर्खियों में था और भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा अपने पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के नामदफा जो कामलांग भू क्षेत्र है वहीं पर मेढक की ये जो प्रजाति है म्यूजिक फ्रॉग ये खोजी गई थी, जिसके बाद से इसकी चर्चा होने लगी, ये सुर्खियों में है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यह जो मेढक है, ये जो प्रजाति का नाम है ये नोवा दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया। तो आपको ये देखना है कि ये एक रिवर है जिसके नाम पर इस मेढक का नाम रखा गया है। ये मुख्य रूप से क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी की एक सहायक नदी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखें तो इस प्रकार की जो प्रजाति है ये भारत में पहली बार देखने को मिली है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग है इसके शरीर की जो रूपरेखा है ये थोड़ा सा अलग प्रकार की है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो मध्य भाग है इस पे हल्के क्रीम की धारियां देखने को मिलती हैं। इसका आगे का जो थुथुन बोलते हैं ये चेहरा वो क्या है कि लगभग राउंड आकार में है, गोल आकार में है। इसके पीठ की हड्डियां जो है वो उभरी हुई हैं और इस प्रजाति की अलग अलग प्रकार की आवाज़ की वजह से इसे म्यूजिक फ्रॉग कहा जाता है, यानी कि ये अलग अलग आवाज़ निकालता है। इसी कारण से इसका जो नाम रख दिया गया है वो म्यूजिक फ्रॉग रख दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पहले भी हमने चर्चा की है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान क्या है, कब स्थापित किया गया था, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सारी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग भू क्षेत्र में मेढक की नई प्रजाति म्यूजिक फ्रॉग खोजी गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, नोवा दिहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और तीसरा है, भारत में नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग प्रजाति पहली बार देखने को मिली है। और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। विकल्प ए है केवल 1, बी है केवल 3, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और
3। तो जो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्या है कि तीनों ही कथन सही हैं, तो सही जो विकल्प होगा 1, 2, 3 यानी डी विकल्प आपका सही होगा। अगला टॉपिक है हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन का जोखिम। अगर हम देखें तो हिमालयन रीजन में बड़े स्तर पे लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई, जिसके कारण से क्या है कि इस क्षेत्र में जो अलग अलग घटनाएं हुई वो क्षेत्र सुर्खियों में थे। उनमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में एक सुरंग के ढहने से क्या है कि वहाँ 40 मजदूर उस सुरंग में फंस गए, जिसके बाद से ये जो हादसा हुआ ये काफ़ी सुर्खियों में बना रहा। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि ये किस सुरंग में हुआ, तो इसका नाम था सिलक्यारा बारकोट सुरंग। तो इस कारण से ये सुरंग सुर्खियों में थी। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो सुरंग है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये सुरंग यमुनोत्री के दक्षिणी छोर पे जो धरासू है वहीं से क्या है कि ये संबंधित है। ये सुरंग क्या है कि 4 धाम बारहमासी सड़क परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, तो इस कारण से ये सुर्खियों में थी। इसके अलावा अगर इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें कि जो हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य तौर पे भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो क्यों देखी जाती हैं, तो इसमें दोनों तरह के कारण हैं, मानव जनित कारण है और प्राकृतिक जनित भी कारण है। तो दोनों कारण है। जैसे अगर प्राकृतिक जनित कारणों की बात करें तो जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं वो इसके कारण है, बड़े स्तर पे जो बारिश होती है वो भी कारण है, और जलवायु परिवर्तन जनित जो भी तापन है, परमाफ्रॉस्ट यानी जो ऐसी सतह जो क्या है कि बर्फ से ढकी होती है उसमें जब परिवर्तन होता है तो उस कारण से भी बड़े स्तर पे लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैन मेड भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे बड़े स्तर पे इन क्षेत्रों में बांध, रोड या अन्य जो कहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उस कारण से भी लैंडस्लाइड होता है। और पहाड़ी ढालों पे अगर हम देखें तो प्राकृतिक स्थिरता में अगर बदलाव किया जा रहा है उस कारण से भी होता है। इन क्षेत्रों में सिंचाई जो परियोजनाएं हैं, बड़े स्तर पे वनों का जो कटाव हो रहा है, खनन गतिविधियां जो संचालित हो रही हैं, ये सारे क्या है कि भूस्खलन के कुछ प्रमुख कारण हैं। तो ये हमने देख लिया। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के जोखिम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विवर्तनिकी गतिविधि के परिणाम स्वरूप हिमालय क्षेत्र में भूकंप का आने से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए भूकंप क्या है, एक तरह से टेक्टोनिक कह सकते हैं कि एक घटना है, तो इस कारण से ये होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन घटना के चलते निर्माणाधीन जो सिलक्यारा बारकोट सुरंग थी इसमें 40 मजदूर फंस गए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों ही कथन सही हैं। तो इस आधार पे देखेंगे तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 1 और सी। तो ये हमने देख लिया कि पिछले नवंबर माह में जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से संबंधित जो न्यूज़ सुर्खियों में थी उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। इसके अगले एपिसोड में दिसंबर माह में जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।